और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते थे तो नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो कहीं फेल होने की वजह से शायद बिजनेस में कुछ पास हो गए। जूते की दुकान फाइनल हो गई थी कि 10 बाई 10 की एक दुकान किराए पे ले ली गई थी, और जो है भाई अब कल से नाप लेंगे और जूते बेचेंगे। कि कैसे आपके अंदर बेहतर चीज़ें आती हैं दूसरों लोगों के ख़राब बिहेवियर से, और कैसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लोग आपको जनरेट करके देते हैं आपके साथ गलत करके। तो वो सिक्योर नेट में क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके, और ये खुद का ब्रांड बिल्ड करने का क्यों थॉट आया? तो वो एक समस्या समझ में आई कि प्रयागराज में कुछ भी मिलता नहीं है, और इवन फॉर अ माउस यू हैव टू डिपेंडेंट ऑन लखनऊ एंड दिल्ली। तो मैंने कहा ऐसा क्या बिजनेस किया जाए जिसमें मिनिमम 20% की ग्रोथ भी हो, जिसको ऑनलाइन से थ्रेट भी कम हो, जो आगे 5 10 15 साल अभी इंडिया में बहुत डिमांडिंग भी हो। कि कमी हम दूसरों में ढूंढ रहे हैं तो कमी तो खुद में थी। सो आप खाली अभी प्रयागराज में ही देते हैं एस्टेक ब्रांड जो डिस्ट्रीब्यूशन फर्म है आपकी, कि आप यूपी के और भी हिस्से कवर करते हैं? क्योंकि हमने ये बात समझी कि बिहेवियर आपका पहला आईना है जो आपको दूसरे के सामने खड़ा करता है। और सबसे बड़ी चिंता हो गई कि अब लिमिट कैसे सर्वाइव होगी बैंक की, जो भी उस समय शायद 1 डेढ़ करोड़ रुपए की लिमिट थी। तो ये हुआ कि बैंक को क्या मुंह दिखाएंगे, कंपनी लॉस में, टर्नओवर नीचे। हम इंडस्ट्रीज को देखते हैं या बड़े स्टार्टअप्स को देखते हैं तो वहाँ पे हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है ये अपने बियॉन्ड है। लेकिन जब इस तरह के जैसे आपने इंसाइट दिया, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो हमारे भी बिजनेस में सेम प्रॉब्लम है। क्योंकि समस्याएं ही जो है नई सफलताओं का जनक है। क्योंकि जब कोई चाबुक लेके खड़ा होता है ना, तभी आप अपने को बेटर कर पाते हैं। एक जो 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, ये नारा मैंने ही दिया था, प्रधानमंत्री जी को टैग किया था, योगी जी को टैग किया था कोरोना के टाइम पे। क्योंकि एवरी सेलिब्रेशन इज डिपेंड ऑन मनी ओनली एंड मनी कम्स फ्रॉम बिजनेस। ये आज के युवा इसको फॉलो करते हैं, और हम 28 साल लेट हो गए। अब लेट नहीं होना। ये अलग बात है कि एनीबडी हु इज डूइंग बिजनेस ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो व्हाई दिस पॉडकास्ट विद शिव शंकर जी? रीज़न ये था कि हम चाहते थे कि प्रयागराज जैसे टाउन से भी 0 करोड़ से 100 करोड़ तक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस प्लस खुद का ब्रांड जो कि नेशनल लेवल तक लेके जाना, ये एक इंस्पिरेशन था जो हम शेयर करना चाहते थे कि क्या इंसाइट्स हैं। और जो शिव शंकर जी की पर्सनैलिटी है वो ना कि खाली बिजनेस पर्सन है, बट मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, राइटर भी हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, तो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। सो ऐसे पर्सनैलिटीज़ आप अगर देखेंगे तो उनके फेलियर्स को जो हाईलाइट कर रहा है, सो दैट इज़ द एडवांटेज कि आज हम मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा उनके साथ पॉजिटिव ही होता है, बट उनके साथ जो फेलियर्स हैं पर्सनल लाइफ में और बिजनेस लाइफ में, वो उन्होंने कैसे हैंडल किए, ये जर्नी हमको इस पॉडकास्ट के थ्रू उन्होंने शेयर की है। सो इट विल बी ए वेरी इंसाइटफुल एंड इंटरेस्टिंग सीरीज विद शिव शंकर जी। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेलिब्रेटिंग बिजनेस। सो आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल जगह से, जो कि प्रयागराज से शिव शंकर जी ने ज्वाइन किया है। ये एस्टेक और सिक्योर ब्रांड के फाउंडर्स हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस शिव शंकर जी। नमस्कार विकास जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए गुजरात की धरती पर। और निश्चित रूप से आपके मैं तमाम सारे एपिसोड देख चुका हूँ, और आज के इस एपिसोड में हमें लगता है कि बिज़नेस को ज़्यादा सेलिब्रेट कर पाएंगे। चलो ग्रेट। सो बिफोर वी मूव टू आपकी अनदर डायमेंशंस ऑफ योर पर्सनैलिटी, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्टेक सिस्टम से, जो कि आपने स्टार्ट किया था। ये कब आपने स्टार्ट किया था और क्यों स्टार्ट किया था? ये बिज़नेस 1996-97 में हमने स्टार्ट किया था, और ऑब्वियसली जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ करना था। घर में बातचीत चली, कन्वेंशनल बिजनेस होते थे। मेरे पिताजी तो वैसे गवर्नमेंट जॉब में थे, हमारे और भी रिलेटिव्स, ताऊजी वगैरह, एवरीवन वाज इन जॉब। लेकिन समहाउ पिताजी साधारण नौकरी में थे, तो घर में एक जनरल स्टोर चलती थी, और घर में छोटा थोड़ा 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 बिजनेस माहौल डेवलप हो गया था। तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना था, और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते थे तो नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो कहीं फेल होने की वजह से शायद बिजनेस में कुछ पास हो गए। सो आपने जब एस्टेक सिस्टम स्टार्ट करने का, तो ये स्टार्टिंग से आपने आईटी के से ही स्टार्ट किया था कि कुछ और थॉट था आपका उस नहीं, टाइम? मैं तो पहले तो बड़ी, अगर जीवन की जर्नी की बात करें तो जीवन पर्यंत पतले से, बहुत ही डार्क कलर, और हमेशा एक अभाव का जीवन रहा। तो बड़ी दिक्कत थी, और अर्ली था कि जल्दी पैसे कमा लें। तो मैंने 12th के बाद ही आई ट्राइड फॉर अ जॉब। मुझे एमआर की भी जॉब मिल गई थी, और साथ में मैंने एक कंपनी में ज्वाइन भी किया था।
तो बट वो नौकरी का सिलसिला 2-4 दिन ही रहा। हाँ, बट उस समय भी एक चीज़ अच्छी ये हुई थी कि मैं हिंदी मीडियम छात्र रहा, लेकिन एमआर की जॉब मिल गई थी। आप समझ सकते हैं कि उसमें बायो बैकग्राउंड होना चाहिए, वो फ्लुएंसी, वो कॉन्फिडेंस की वजह से आई गॉट द जॉब। खैर, फिर मैंने पीजीडीबीए किया और पीजीडीबीए करते करते ये आया कि बिज़नेस किया जाए और कंप्यूटर से रिलेटेड। जबकि घर में बातचीत इवन की स्थिति ये हो गई थी, आज दर्शकों के सामने बताना चाहूँगा, इससे पहले कभी नहीं बताया, कि जूते की दुकान फाइनल हो गई थी कि 10 बाई 10 की एक दुकान किराए पे ले ली गई थी और जो है भाई अब कल से नाप लेंगे और जूते बेचेंगे। तो खैर प्रभु को कुछ और मंजूर था, तो तमाम सारे फेलियर्स होते रहे कि जूते की दुकान भी नहीं खुल पाई। तो फेलियर्स होते रहे, तो पढ़ाई के दौरान ही जो मैंने पीजीडीबी किया था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें कंप्यूटर साइंस भी था। तो वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के नज़दीक आए, डेटा एंट्री का ज़माना था। तो पहला असाइनमेंट अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो 15 पैसे पर डेटा के हिसाब से डेटा एंट्री की जॉब मिली थी, जो हमने सक्सेसफुली किया। और फिर उसके बाद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कुछ दिन चलाया फ्रेंड्स कंप्यूटर्स के नाम से। और ये बड़ा जो जर्नी रही ना, बड़ी अप डाउन वाली ऐसी रही कि एक से एक प्रॉब्लम्स आती रही और उसके सलूशन में कुछ नए एवेन्यू खुलते रहे। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एडवर्सिटी दे आर नॉट टू रिमूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, प्रूव योर सेल्फ। सो ऐसी समस्याएं आती रहीं। जो डेटा एंट्री किए, फिर कंप्यूटर ख़राब हो गया तो बनने चला गया। जब बनने गया तो वहाँ कोई सर्विस देने वाला नहीं, रोज़ जाके पूछ रहा हूँ, तब तो मोबाइल पेजर नहीं, जो जाके पूछना पड़ता था, भाई बना, 60 दिन तक मॉनिटरिंग नहीं बन रहा। ओके, ये अपन बात कर रहे हैं 97 ये 98 की। 96-97 की बातचीत है। मैं पीजीडीबीए के 3rd सेमेस्टर में था, 4th सेमेस्टर के वो कोर्सेज थे। मेरे साथ एक मेरे सहयोगी भी थे, बाद में वो माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन किया उन्होंने। तो उनका भी साथ रहा कि हम लोग कंप्यूटर से पहचान कर पाए। फिर ये हुआ कि 2 कंप्यूटर थे, डेटा एंट्री के काम शायद नहीं मिल रहा, हमने वो भी किया, थीसिस वगैरह प्रिंट बन कराई। और एक बड़ा बढ़िया किस्सा मैं बताना चाहूँगा कि बिज़नेस में आए कैसे। ये पूरे रिलेटेड जर्नी है कि डेटा एंट्री किया, मॉनिटर ख़राब हुआ तो मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा जो सर्विस नहीं दे पा रहा था। इसके बाद फिर ये हुआ कि अब मुझे थीसिस प्रिंट करानी है, मुझे प्रिंटर लेना है। तो ये हुआ कि लेज़र प्रिंटर ख़रीदा जाए। 55,000 रुपये का लेज़र प्रिंटर उस ज़माने में, जहाँ कंप्यूटर तो बड़ी मुश्किल से कितने लोगों से पैसे लेके आए थे। 60,000 रुपये का कंप्यूटर था, 2 महीने उसकी डिलीवरी में लगे थे। वो भी अपने आप में एक बड़ा किस्सा था कि 60 दिन तक एक आदमी ने एडवांस लिया, कंप्यूटर नहीं दे पाया, धनतेरस को चाहिए था। तो फिर हम किसी और वेंडर के पास गए, उसने 7-8 दिन में वो कंप्यूटर हमें डिलीवर कर दिया। तो वो एक समस्या समझ में आई कि प्रयागराज में कुछ भी मिलता नहीं है। फॉर अ माउस यू हैव टू डिपेंडेंट ऑन लखनऊ एंड दिल्ली। तो प्रयागराज में आपने ये आइडेंटिफाई तो किया, बट वहाँ पे उस टाइम मार्केट पोटेंशियल कितना था कंप्यूटर्स को लेके, जब आपने बिजनेस का थॉट दिया तो? काफ़ी बड़ा हुआ रहा। मैं हम तो एनालिसिस तो उतनी आती नहीं, लड़के थे, बट ये बात समझ में आ गई कि प्रयागराज में सामान नहीं मिलता। फिर घटना ये घटी, कंप्यूटर आ गया, डेटा एंट्री का काम मिल गया, मॉनिटर ख़राब हो गया। अब उसमें 60 दिन लग गए, रिपेयर होके नहीं मिलता। ये समझ में आ गई कि देयर इज़ नो सोल्यूशन। उसके बाद हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर आने लगे। उस ज़माने में बिना बिल के मिलती थी, बिना वारंटी के मिलती थी, असेंबल पीसी का ज़माना था, मोस्टली दिल्ली पे सब कुछ डिपेंडेंट था। राइट। तो ये दिक्कत आई। फिर मुझे कोई और सहयोगी मिल गए, तो इंद्रभान वर्मा अभी सुपरट्रॉन कंपनी में हैं, मेरे अच्छे सहयोगी रहे शुरुआती दिनों में, उनके साथ हम लोगों ने सीखा समझा। तो फिर जो असली गेम आया, हार्ड डिस्क ख़राब हुई, मॉनिटर ख़राब हुआ। फिर मैंने मेडिकल कॉलेज से थीसिस का काम उठा लिया। उस समय लोगों की थीसिस बाइंड होती थी, कंप्यूटर से प्रिंट होती थी, डॉक्टर से एमडी जो करते थे। तो मैं मार्केटिंग में हमेशा से थोड़ा सा होशियार कह सकता, जैसा मैंने बताया कि मुझे एमआर की जॉब मिल गई थी विदाउट बीइंग मेडिको बैकग्राउंड। मेरा मैं बायो से नहीं था, मैं मैथ से था। इवन दो मुझे जो है एमआर की जॉब मिली, जस्ट बिकॉज ऑफ की कॉन्फिडेंस लेवल, बात करने का तरीका या मार्केटिंग। तो जब वो थीसिस की बारी आई, तब थीसिस प्रिंट कैसे हो, क्योंकि बाहर कराऊंगा तो महंगी पड़ेगी। तब तो 8-10 रुपये का प्रिंट निकला करता था उस ज़माने में। राइट। तो लेज़र प्रिंटर जिसके आने हैं, दो बड़ी घटनाएं हैं जो दर्शकों को आज बताना चाहता हूँ कि कैसे आपके अंदर बेहतर चीज़ें आती हैं दूसरों लोगों के ख़राब बिहेवियर से, और कैसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लोग आपको जनरेट करके देते हैं आपके साथ गलत करके। ओके। तो ये 2 घटनाएं बड़ी ही, मैंने आज से पहले कभी कहीं नहीं बोली, इवन अपनी बुक्स में भी नहीं लिखी, आगे हो सकता है लिखूं। तो पहली घटना तो होगी, जब प्रिंटर लेने गए एक आदमी के यहाँ,
काफ़ी बड़े पार्टनर थे उस समय, वही पार्टनर HCL के साथ HP का टाई अप हुआ था, HCL और HP के प्रिंटर आते थे। तो 55,000 रुपये भाई साहब ने बात करी। अब ये बात मुझे नहीं पता कि कैसे मुझे बोलना चाहिए, बट एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, चूँकि मेरी आदत है मैं हर व्यक्ति से आप कह के बात करता हूँ। मैं उसका कस्टमर था, 55,000 रुपये की प्रोडक्ट बेचने की वो बात कर रहा है और तुम तड़ाक करके वो बात कर रहा था। तो मैंने कहा चाहे ये प्रिंटर मैं ना खरीदूँ, चाहे प्रिंटिंग ना हो, लेकिन मैं इस आदमी से नहीं खरीदूँगा। ओके, सो वहाँ आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला कि नहीं, प्रिंटर, बिहेवियर शुड बी गुड, राइट, जिसका नतीजा है कि मेरे पास 28 साल पुराना स्टाफ, 28 साल पुराने सप्लायर, 28 साल पुराने कस्टमर बने हुए हैं, राइट, क्योंकि हमने ये बात समझी कि बिहेवियर आपका पहला आईना है जो आपको दूसरे के सामने खड़ा करता है। राइट, और उस आदमी ने वो ना सिर्फ वो प्रिंटर का सेल लूज़ किया, बाद में उनका पूरा बिजनेस खत्म हो गया, सर्वनाश हो गया। तो आज इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, चाहे आपसे कोई खरीदे या ना खरीदे। आप किसी को छोटा एहसास कराने के लिए नहीं बने हो। तो ये जो प्रिंटर आपने फिर परचेज किया, तो यहाँ से बिजनेस नहीं, की स्टार्ट यहाँ से हुई कि? नहीं, बिजनेस की ही बस बारी है ये जर्नी। प्रिंटर लेज़र नहीं खरीद पाए क्योंकि 55,000 बहुत महंगा था, बेचने वाला आदमी बहुत व्यवहार खराब था। फिर हम लोग एक दूसरे फर्म हुआ करती थी, आर.के. धरवाना, SRK सिस्टम करके हमारे यहाँ की बड़ी प्रोमिनेंट फर्म थी। वो तो बड़ा ही अजीब सिस्टम भाई, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते। यद्यपि मेरे अच्छे संबंध रहे उनसे, बाद में मेरे कस्टमर बने। हाँ, ये बड़ी मज़े की बात थी कि वो सारे सप्लायर जिनको मैंने एडवांस दिए थे कंप्यूटर खरीदने थे, दे ऑल बिकेम माई कस्टमर। ओके, क्योंकि ग्रेट, प्रयागराज में कुछ भी नहीं मिलता था, एक माउस भी नहीं मिलता था। और हमारी इस स्टोरी को CRN ने भी छापा, दैनिक जागरण ने प्रिंट किया, और भी तमाम जगहों पे हमें अवसर मिला अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, कि हमने प्रयागराज में स्टॉक एंड सेल मॉडल स्टार्ट किया। ओके, वी आर मतलब हैप्पीली सेइंग दिस तो कि यू हम वेर द वन ऑफ द फर्स्ट जिन्होंने ये? स्टॉक एंड सेल वन ऑफ द नहीं, वी आर द फर्स्ट। ओके, वी आर द फर्स्ट, वी मेड द थिंग्स अवेलेबल एट योर डोर स्टेप एट ओके, प्रयागराज। ओके, तो एक किस्सा ये हुआ, दूसरा प्रिंटर वाले भाई साहब के यहाँ गए हम लोग पूछने कि 24 पिन का प्रिंटर वैसे ही प्रिंट करता है जैसे लेजर करता है। तो मैंने कहा यार 55,000 की बजाय चलो अपन 10-11 हज़ार का मिलता है ले लेते हैं। तो इंद्रभान मेरे साथ थे, हम लोग गए पता करने, तो तकरीबन 10,000 के आसपास का प्रिंटर था। खैर सुबह घर से सबसे पैसे 2 रुपये 4 रुपये 10-20 रुपये गुल्लक गुल्लक फोड़ के इकट्ठे किए। 9,850 समथिंग बताया था उन्होंने, वो लेके गए कि भैया ये रखिए। तो नोट वोट देख के उनको अजीब लगा कि पता नहीं कहाँ से चले आए लोग। तो खैर, तो गिने कि नहीं नहीं सर, रात में मेल आ गई है और वो प्रिंटर 13,000 का हो गया। और चंद्रभान मेरे साथ था, वो इंद्रभान, उसने कहा सर मैं लखनऊ जानता हूँ, नाजा बिल्डिंग में सब मिलता है और वहाँ तो अपन को 9:30 में ही मिल जाएगा, 9,850 भी नहीं लगेगा। तो दैट वाज द फर्स्ट जर्नी जो हम प्रिंटर खरीदने लखनऊ गए। हम दोनों गए, हमारे यहाँ से ट्रेन चलती है गंगा गोमती एक्सप्रेस, सुबह 5:45 करीब जाती है। हम 10 बजे लखनऊ पहुँचे, फिर वहाँ पे हमने प्रिंटर लिया, वापस आए। 9,300 के आसपास वो प्रिंटर, चूँकि ये इतनी प्रोमिनेंट बात है कि शायद जीवन पर्यंत मैं भूल नहीं सकता कि एक आदमी का ख़राब बिहेवियर, एक आदमी की लालची प्रवृत्ति कैसे आपके लिए अवसर पैदा करती है कि आप अपने जीवन में कहीं बड़ा मुकाम हासिल कर पाए। और इन दोनों बातों से हमने इथिक्स और वैल्यूज़ को अपनी बिजनेस की कोर बनाई। ओके, सो अगर मैं इसको समराइज करूं तो बेसिकली दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट थे। एक तो राइट मतलब जो रीजनेबल प्राइस में अवेलेबिलिटी थी, और जो सर्विस का एलिमेंट था, ये दोनों, प्लस ऑब्वियसली बिहेवियर तो था ही। ये आपको वहाँ पे मिसिंग एलिमेंट लगे, तो आपको एक आईटी में अपॉर्चुनिटी लगी कि यहाँ आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फिर मॉनिटर ख़राब हो गया था, तो मॉनिटर रिपेयर करने में हम लोग मैन्युफैक्चरर तक पहुँचे, माइक्रोटेक। माइक्रोटेक वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमने बेचना शुरू किया। हम पहले वो लोग वो लाते थे, वो बेच नहीं पाते थे, तो फिर उनका माल सारा मैं ही ले लेता था। ओके, लेटर ऑन वो बिल काटते थे। तो इस तरह से वो जर्नी उस मॉनिटर और हार्ड डिस्क से शुरू हुई, और वो ख़राब हार्ड डिस्क मैंने उन्हीं को बेची थी जिनके यहाँ मॉनिटर ख़राब था, क्योंकि ही वॉज सपोज टू बी अ होलसेलर एट दैट टाइम। सो ये जो इनिशियल आपने जब एस्टेक सिस्टम स्टार्ट किया, तो ये आइडेंटिफाई करने के बाद आज वहाँ से फर्स्ट ईयर में से लेके आप आज 100 करोड़ की तरफ हैं, तो ये जर्नी के कुछ माइलस्टोन्स आपके होंगे जिसके कारण आप इस तक पहुँचे कि एक माउस अवेलेबल नहीं था और वहाँ से आज 100 करोड़ का बिजनेस प्रयागराज जैसी सिटी से बिल्ड करके
नेशनल लेवल तक अपने आप को रिप्रेजेंट करना, तो वो क्या की माइलस्टोन्स थे, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले साल में आई थिंक मेरा रजिस्ट्रेशन 97 में था और पहले साल तकरीबन 55 लाख रुपए का धंधा किया हमने। और विद बाय गॉड ग्रेस तकरीबन 2008 तक हम हर साल डबल करते थे। ओके। मतलब उसके अगले साल 1 करोड़ 10 लाख था, दूसरे साल 2 करोड़ 20 लाख था, तीसरे साल 4 करोड़ समथिंग था। तो तकरीबन 8-9 साल तक हमने 100% ग्रोथ हासिल करी। और फिर आते करते इस दौरान कई हिकअप्स, एक एक बड़ी बात इसी दौरान और बताना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से, वो मेरी ज़िंदगी की वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग है कि जब 97-98 में हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, एक डिस्ट्रीब्यूटर थे उनसे काम करते थे और ऑब्वियसली काम करते तो उधार भी हो जाता था। तो ऐसे ही चलती थी, अकाउंटिंग डे बुक में लिख लिया फिर हो गया। मतलब ऐसा कोई प्रोफेशनल सिस्टम नहीं था ना, आज की तरह मैजेंटा या टैली और बिजी बहुत चलन में थे। चूँकि हिंदुस्तान करवट ले रहा था, हिंदुस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही थी, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग बढ़ रहे थे, बट मैच्योरिटी जैसी चीज़ नहीं थी कि सारी चीज़ें बड़ी सहज उपलब्ध हों। हर चीज़ लग्जरी समझी जाती थी। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना एक लग्जरी होनी थी। अकाउंटेंट राइट। रखना टफ काम हुआ करता था कि अकाउंटेंट कैसे अफोर्ड करेंगे। तो एक बड़ी घटना घटी, बड़ा सपोर्ट था उनका और उनके सपोर्ट से ही हम लोग जल्दी वो हासिल कर पाए, जो 100% ग्रोथ भी रही। लेकिन उसी समय की बात है, तकरीबन 2000 के आसपास की बात होगी, दो ढाई साल के बिजनेस के अंदर ही उन्होंने कोई बिजनेस पार्टनर इनकॉर्पोरेट किया अपने बिजनेस में और उन्होंने अकाउंट में थोड़ा चीट किया हमको। और फिर उनसे बिजनेस बंद भी हुआ, थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच भी आया। इस दौरान एक बहुत बड़ी लर्निंग हुई। फिर उनका अकाउंट पे ऑफ करना था, जो भी हिसाब उन्होंने निकाला हमारे हिसाब से नहीं निकल रहा था, फिर भी तो एक समय मांगा गया, समय नहीं मिल रहा था। तो अकाउंट पे ऑफ करने के लिए हम बैंक गए। ये दो घटनाएं हैं जो बहुत ही सभी दर्शकों के लिए भी, जो भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी। बैंक ने उस ज़माने में 50,000 रुपए की सीसी लिमिट सिक्योरिटी पर नहीं थी। ओके। मेरे दोस्त की एनएससी थी, मुझे लेना था, यानी थर्ड पार्टी गारंटी थी, बट बैंक ने 50,000 रुपए की सीसी नहीं दी। वो एक बड़ा डिमोटिवेटिंग था और बहुत ही ख़राब बातें भी उन्होंने बोली। खैर, वही एक एडवर्सिटी इज़ देयर टू इम्प्रूव योर सेल्फ, नॉट टू रिमूव योर सेल्फ। तो खैर हमने अपने आप को उस समय फिर 4% ब्याज पे पैसे लिए हमने। एक और फाइनेंसर थे, ये घटना मैं इस पे अपना यूट्यूब भी बना चुका हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सभी हर बिज़नेस के लिए। एक और फाइनेंसर थे, वो मुझे नहीं जानते थे, बस मैंने बनाया मुझे बिज़नेस करना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, और 1 लाख रुपए उस ज़माने में 3% ब्याज पे उन्होंने दिया। और ऑब्वियसली ब्याज पहले काट लेते थे, तब तो इतनी समझ भी नहीं थी, पैसे की डिस्परेशन है, पैसे मिल जाए बात ख़त्म। तो ठीक है, वो पे ऑफ हो गया साल 6 महीने में, जो भी टाइम था। फिर जब ये प्रॉब्लम आई, जब उनके साथ बिज़नेस करते थे, उन्होंने अपना पैसा मांगा, तो मैं उनके पास फिर से गया। हम कहा यार ईज़ी है, मेरी तो बढ़िया क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, पिछला लोन उनका टाइम से चुका दिया था, तो निश्चित रूप से वो दे देंगे। लेकिन वो बड़े ही एक्सपीरियंस्ड लेंडर हैं, हमारे शहर में अच्छा काम करते हैं, अच्छा नाम है। तो उन्होंने बोला क्या करोगे? मैंने कहा सर वो लोन पे ऑफ करना है। तो मैंने अच्छा ठीक है। मुझे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन काफ़ी दिन बीत गए, बट उन्होंने पैसे नहीं दिए। कोई बात नहीं, बात आई गई होगी, बैंक ने भी नहीं दिए, उन्होंने भी नहीं दिए। तो फिर 2-4 साल बाद मैं उनसे कहीं मिला और ये सवाल पूछा कि सर आपने मुझे पहले पैसा दे दिया था जब आप मुझे नहीं जानते थे, लेकिन जब आप जान गए, आपके यहाँ क्रेडिबिलिटी भी थी मेरी, तब नहीं दिया आपने, ऐसा क्यों? बोले बेटा पहले तुम पैसा प्रोडक्टिविटी के लिए मांग रहे थे, दोबारा तुम पैसा मांग रहे थे नॉन प्रोडक्टिविटी के लिए। तुम लोन पे करने जा रहे थे, और जब लोन पे करने जा रहे हो तो इट्स नॉट श्योर कि तुम मेरा पैसा लौटा पाओगे, नहीं लौटा पाओगे। तो ये बात मेरे लिए बहुत ही बड़ी लर्निंग रही कि जब भी नया फंड लेना है हमें, चाहे बैंक से, चाहे वेंचर कैपिटलिस्ट से, चाहे आईपीओ से, कहीं जैसी आज की विद्याएं चल रही हैं, तो हमें हमेशा नए प्रोजेक्ट के लिए लेना है, यानी कि प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उस पैसे से। अदरवाइज हम डेट का जो साइकिल होता है उसमें फंस जाएंगे, राइट। डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। तो वो एक बहुत ही बड़ी लर्निंग मुझे बड़े सही समय से मिल गई, क्योंकि बिजनेस 97 में स्टार्ट किया, 2000 तक 2-3 चीज़ें सामने आ गई कि बैंक भी अच्छे आदमी को लोन देने को तैयार नहीं है। हाँ, और
जो समझदार लेंडर है वो भी देने को तैयार नहीं है। खैर उसी समय कुछ अच्छा भी हुआ, PMRY लोन हो गया, हमारे एक मित्र थे उन्होंने कर दिया। यूको बैंक में दूसरे मैनेजर थे, उन्होंने बिना किसी सिक्योरिटी की हमारी लिमिट कर दी। तो ये सब दिक्कतें आई, साथ में ऐसे सपोर्ट भी मिले, क्योंकि एक चीज़ मेरी पक्की थी कि मैं जो भी बात कहता हूँ उसमें कभी फ़र्क नहीं आता। कमिटमेंट लेवल इज़ वेरी हाई। राइट। वटेवर, मतलब मैं इसीलिए अपनी अब यूट्यूब और मोटिवेशन में ये बात कहता हूँ कि मैं जो करता हूँ वो कहता हूँ, जबकि हिंदी में लोग क्या कहते हैं, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। सो जो जब क्राइसिस होता है तो जहाँ से अपन एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड जगह से सपोर्ट मिल जाता है और एक्सपेक्टेड जगह से हाँ नहीं मिलता है, जो जी, आपके साथ भी हुआ। 4% ब्याज की दर पे पैसे लिए उस ज़माने में। हम्म। खैर वो धीरे धीरे समझ आती गई, बैंकिंग सपोर्ट होता रहा, तो चीज़ें ख़त्म करके अभी बैंकिंग सपोर्ट सिस्टम से चीज़ें चल रही हैं। सो फिर नेक्स्ट एक्सपांशन जो था आपका, वो कौन से ईयर में था जहाँ पे आपके माइलस्टोन्स में, आपकी जर्नी फिर ये में? 2000 के बाद फिर बैंक सपोर्ट मिलने लगे, और मैंने जैसा बताया कि करीब 6-7 तक हम लोग 100% ग्रोथ करते रहे। टीम मेंबर्स हमारे पास उस समय भी 2-3 थे, और फिर मेजर ग्रोथ आई। फिर 2004 में हमने बिल्डिंग शिफ्ट करी, मेन एरिया सिविल लाइंस में आए, तो वहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स 3 से करीबन 6-7 हो गए। फिर सिनेरियो भी चेंज हो रहा था बिज़नेस का, कि डेस्कटॉप, असेंबल डेस्कटॉप का ज़माना होता था, पेरिफेरल्स का ज़माना होता था, फिर ब्रांडेड डेस्कटॉप का ज़माना। ये तकरीबन 3-4 की बात होगी, और हम लोग वहाँ पे RD बने, कॉम्पैक्ट प्रसारियों के सो आरडी मतलब रीजनल रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसने मेजर बूस्ट दिया, ओके। तो टर्नओवर कीप ऑन मूविंग। और हम लोग फॉर्चुनेट रहे कि हमें प्रयागराज में, चूंकि हमने शून्य से शुरू किया, कहीं कुछ मिलता ही नहीं था, तो हमने एक क्रेडिबिलिटी डेवलप करी कि एनीथिंग यू वांट रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, वी आर हैविंग इट। स्टॉक हमारा एक बड़ा की फैक्टर था जो आज तक हमने मेंटेन कर रखा है। तो आपने कितना परसेंट मार्केट शेयर प्रयागराज में हमने करीबन आईटी हार्डवेयर? 60% तक मार्केट शेयर, विकास भाई, एंजॉय किया है, और ओके। अभी भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट में हम 60% के आसपास मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं। ओके। जी, आज भी, मतलब ओवरऑल अगर प्रयागराज का मार्केट शेयर जो भी देखेंगे तो हमारा मार्केट शेयर 50% से ऊपर है। सो जो अवेलेबिलिटी गैप था आपका, जो स्टॉक एंड सेल्स का जो फंडा था कि अवेलेबिलिटी आए, सर्विस का एक एलिमेंट आए, ट्रस्ट फैक्टर आए, प्राइसिंग को लेके भी और सर्विस को लेके भी, वो आपकी स्ट्रेंथ रही जो आपने एस्टेक बिल्ड करने में। सो जो एस्टेक से आप आज वो साइमल्टेनियसली आपने अपना एक खुद का ब्रांड भी स्टार्ट किया है सिक्योरनेट नाम से। तो वो सिक्योरनेट में क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके, और ये खुद का ब्रांड बिल्ड करने का क्यों थॉट आया आपका? हाँ, ये दूसरे तीसरे माइलस्टोन पे आने के बाद ये जर्नी आती है। तो तकरीबन हम लोग ग्रो करते रहे। फिर 2010 में हमने और बड़ी टीम बनाई, हम एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। इस दौरान और भी घटनाएं घटी, हमने HP वर्ल्ड खोला। हमने एक काम किया समय के साथ साथ, जो हम सबको बोलते भी हैं, अपने अपने मोटिवेशनल सेशंस में भी बोलते हैं, यूट्यूब में बोलते हैं, कि इकोसिस्टम बिल्ड करते रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम क्या है? स्पेस, टीम एंड फिनेंस। राइट। स्पेस, टीम एंड फिनेंस। लोग क्या गलती करते हैं कि फिनेंस पे केवल भागते हैं कि मेरे को पैसे मिल जाए, जबकि तीसरे नंबर पे मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस में पैसा चाहिए, बट वो सबसे आखिरी है। उससे पहले आपके पास पूरा इंफ्रा होना चाहिए, इकोसिस्टम होना चाहिए, कि आपकी स्पेस ज़्यादा हो। हमने वो भी दिन देखा कि हमारे एम्प्लॉय नहीं टिकते थे, एम्प्लॉय इंटरव्यू देने भी नहीं आते थे, रखो तो भाग जाते थे। तो वो बाद में समझ में आई बात, अब तो बहुत ज़्यादा समझ में आ गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा फैक्टर है। राइट। तो ये हम फॉर्चुनेट रहे कि हम समय के साथ साथ अपना इंफ्रा बढ़ाते रहे। पहले जहाँ 200 स्क्वायर फीट 400 का ऑफिस था, फिर 500 स्क्वायर फीट का हुआ, फिर 1000 फीट का हुआ। फिर हमने ये बिल्डिंग में शिफ्ट किए तकरीबन 2010 के आसपास। उससे पहले 4-5 में हमने HP वर्ल्ड खोला था, रिटेल बिजनेस भी साथ में किया, होलसेल के साथ प्रोमिनेंट प्लेस पे आए। अभी तक हम लोग थोड़ा लेफ़्ट राइट शॉप मार्केट में थे, मेन रोड पर आ गए, ओके। SP मार्ग पे। तो रिटेल बिजनेस भी चला, होलसेल भी चला। और हमने एक आइडियोलॉजी रखी, जो आपने सर्विस की अभी बात करी, वो इंडिया में शायद ही कोई करता होगा, आई डोंट नो। हमारे यहाँ 30 डेज नो क्वेश्चन वारंटी है आज भी, ओके। फॉर एवरी प्रोडक्ट। एनीथिंग यू आर बाइंग फ्रॉम अ स्टोर, either it is a HP laptop, Dell laptop, Lenovo laptop, और एनी अदर any प्रोडक्ट? product, if you are buying from us, और या स्टॉक एंड सेल का मॉडल है, B2B है, तो that would be a tough thing, राइट। but no question warranty for 30 days।
और इसमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, आपके पास हमारा बिल है। तो ये बड़ी यूएसपी हमने बनाई, और इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न था कि यार मैं तो होलसेलर हूँ, मैं 100 प्रोडक्ट बेचता हूँ, लेकिन जो मुझसे 1 या 2 रिटेलर ले जा रहा है बेचारा, और उसका ले जाते ही कस्टमर के यहाँ डीओए निकल गया, ख़राब निकल गया डीओए मदरबोर्ड। मतलब डेड ऑन जी, अराइवल, मदरबोर्ड जो ख़राब इमीडिएटली खराब हो जी, जाता है। या लगाने से 7-10 दिन में ख़राब हो गया, तो वो कहाँ से इतने पैसे लाएगा कि एक और ख़रीद ले मुझसे। तो इसलिए हमने ये किया कि नए प्रोडक्ट में 30 डेज, ये बियॉन्ड कंपनी था, कंपनी से कोई लेना देना नहीं। ये अलग बात थी कि मुझे इंटेल से, सैमसंग से, एप्सन से, जिन भी कंपनियों का हमने काम किया, सब ने बड़ा सपोर्ट किया। कभी भी हमने किसी के लिए कोई मेल लिखी, आउट ऑफ द वे सपोर्ट मांगा, तो दे कंपनी प्रोवाइडेड अस। और अच्छी बात यह है कि जैसा मैंने बताया, 28 साल से मेरी कंटिन्यूटी सभी लोगों से है। हमने ऐड ऑन करते रखा, किसी को ना हटाया, ना दूर किया अपने आप से। ये एक बड़ी यूएसपी रखी हमने कि पुरानों को भी जोड़ा और नए को भी जोड़ा। तो सिक्योरनेट ब्रांड, कमिंग टू द पॉइंट, कि सिक्योरनेट ब्रांड आपने अपना खुद का क्या प्रोडक्ट से स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट हाँ, किया? अब ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है इसके पीछे, कि ये करते करते टीम बढ़ाते, नई स्पेस में आने के बाद हम लोग करीब 40 लोगों की टीम हो गए, जहाँ 2 ढाई 3 लोगों से शुरू किया था हमने। वी बिकेम अ 40 पीपल टीम। और 2014 आते आते 2014-15 या 13-14 में वी क्रॉस द टर्नओवर ऑफ 50 करोड़। फिर उसी समय 2 पार्टनर के साथ बैड डेट हुआ बड़ा, और भी कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स रहीं। बिजनेस अगले साल आ गया 30 करोड़ में। और ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम था उस समय कि 50 करोड़ का धंधा 30 करोड़ पे आ जाए तो क्या मेंटल स्टेट होगा आपका। राइट। और सबसे बड़ी चिंता हो गई कि अब लिमिट कैसे सर्वाइव होगी बैंक की, जो भी उस समय शायद 1-1.5 करोड़ रुपए की लिमिट थी। तो ये हुआ कि बैंक को क्या मुंह दिखाएंगे, कंपनी लॉस में, टर्नओवर नीचे। तो वो एक बड़ा डिवास्टेटिंग पोजीशन डेवलप हो गई कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। खैर टीम से डिस्कशन हुआ, फिर हम लोगों ने काम किया। अगले साल 30 करोड़ को फिर वापस 38 करोड़ पे लाए, प्रॉफिट में कंपनी आई। तो वो सारी चीज़ें चलती रही। 15-16 आते आते क्या हुआ कि हिंदुस्तान में ऑनलाइन बिजनेस ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। राइट। तो जब ऑनलाइन बिजनेस आया तो मैंने बड़ा, भाई मैं छोटे शहर से रहने वाला हूँ, प्रयागराज जो है आध्यात्मिक नगरी है, वहाँ कोई ऐसा बिजनेस का बहुत वो नहीं है, ना ही कोई हम इंडस्ट्रियल घराने से हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्या बिजनेस किया जाए जिसमें मिनिमम 20% की ग्रोथ भी हो, जिसको ऑनलाइन से थ्रेट भी कम हो, जो आगे 5-10-15 साल अभी इंडिया में बहुत डिमांडिंग भी हो। राइट। तो अपनी कैपेसिटी को देखते हुए हम लोगों ने समझा। इसी दौरान 2010-11 में हमने असेंबल्ड डेस्कटॉप से ब्रांडेड डेस्कटॉप, ब्रांडेड डेस्कटॉप से लैपटॉप की जर्नी, लैपटॉप की जर्नी से हम सर्विलांस इंडस्ट्री में भी प्रवेश कर चुके थे। और हम लोग सीपी प्लस और सिक्योर आई के डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके थे। तो ये बात समझ में आई कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री में जाया जाए जो हमारे बजट में भी हो, जिसको हम स्केल अप भी कर सकें। तो ये समझ में आया सीसीटीवी कैमरों में तो टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हो रही है, लेकिन केबल्स पे नोबडी इज़ वर्किंग। ओके। तो ये हुआ कि सिक्योरनेट करके ब्रांड हमने स्टार्ट किया। हमारे लखनऊ के एक सहयोगी थे, उनसे बातचीत करते, उनसे हम सीसीटीवी केबल लेते थे। तो ये हुआ कि यार इसमें कोई भी आदमी काम नहीं कर रहा है, अंडर गेज, अंडर लेंथ, कोई कैमरे से सामंजस्य नहीं कि तो कैमरा। थोड़ा कमोडिटी प्रोडक्ट था जी जिसको आपने एक आइडेंटिफाई किया कि इसमें एक ब्रांड बिल्ड हाँ, कर ये किया ये जा पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज मार्केट था। कोई भी केबल कौन सी, कोई नहीं। इसीलिए हमने जब टैगलाइन बनाई कि कैमरा कोई भी, केबल सिर्फ एक, बराबर। बिकॉज सिक्योरिटी मैटर्स। राइट। कैमरा कोई भी, केबल सिर्फ एक, बिकॉज सिक्योरिटी मैटर्स। ये सोच के हमने केबल इंडस्ट्री में कदम रखा कि अनऑर्गेनाइज मार्केट है, एंड वी आर फॉर्चुनेट कि हम उसको कर पाए। हम एबल हुए हिंदुस्तान में डिलीवर करने में। और हम पहली ऐसी कंपनी थे, या शायद प्रॉब्ली अकेली कंपनी, जिसने करीबन 17 प्रकार की सीसीटीवी केबल लॉन्च करी। ओके। 17 प्रकार की इसलिए कि हर कैमरे के हिसाब से केबल, कि जैसा आप कैमरा ले रहे हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, हाई डेफिनेशन, लो केबल नीड, की क्वालिटीज अकॉर्डिंगली हर नीड के हिसाब से हमने केबल्स बनाए। राइट। एंड हमको पूरे हिंदुस्तान से बड़ा प्यार मिला। तकरीबन 15 राज्यों में हम काम कर पा रहे हैं। फिर केबल के साथ साथ अब अलग समस्याएं आनी शुरू हुई, क्योंकि समस्याएं ही जो है नई सफलताओं का जनक है। राइट। जितनी समस्याएं आएंगी उतनी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती जाएंगी। तो भाई अब केबल आ गई, अब लोग बताने लगे पावर नहीं आ रही है। तो जब पावर नहीं आ रही तो ये हमने सर्च किया कि पावर क्यों नहीं आ रही है, तो खराब पावर सप्लाई लग रहा है। तो हमने पावर सप्लाई बिजनेस में एंटर किया, फिर अडाप्टर में एंटर किया, क्योंकि
इकोसिस्टम वहाँ भी चाहिए कि भाई खाली केबल अपने आप में नहीं साबित होगी अच्छी, कि बढ़िया केबल बना ली तो कैमरा परफॉर्म करेगा। फिर ये दिक्कत आई, कनेक्टर लूज हो जा रहे हैं, तो BNC-DC भी आ गई साथ में। तो सो उसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें थी वो आपने सब कवर करनी, जो जो चीज़ें कमोडिटी थी केबल्स के अराउंड, वो सब आपने एज ए ब्रांड, रिलायबल ट्रस्टवर्दी जी ब्रांड, आप सिक्योर नेट के ब्रांड जी में जी जी ऐड करते रहे। जी। ग्रेट ग्रेट। सो आज अगर हम ये बिजनेस की बात करें तो इसमें बेसिकली 4 पिलर्स होते हैं, जो आपने एक रिलेशनशिप की भी बात कही थी। सो एक है कस्टमर, ये जो रिलेशनशिप है, फिर टीम के साथ होता है, बिना टीम के कहीं भी ऑब्वियसली हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, एंड देन वेंडर्स हैं, और इंटरनल एसोसिएशन है विद इन द इंडस्ट्री, जो रिलेशनशिप्स रहते हैं। सो आपका जो टीम के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो क्या रहा, इनसाइट्स क्या रहे, आपने क्या चीज़ें टीम में आइडेंटिफाई की और इम्प्रूव किया, वो हम जानना चाहेंगे। हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के एपिसोड का पार्ट होना चाहिए। टीम बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन टीम के साथ साथ शायद हम ग्रो नहीं कर रहे थे। हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि हाउ टू लीड द टीम, और कई बार इरिटेट हो जाते थे, क्रोध में बात करते थे, जिसका नतीजा था कि टीम में वो बॉन्डिंग, वो रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं डेवलप कर पा रहे थे जिसकी ज़रूरत थी समय के साथ। और जिसका एक रिग्रेट बहुत बड़ा है कि 28 साल लग गए मुझे 100 करोड़ पहुंचने में। आज के ज़माने में आज बच्चा बिजनेस स्टार्ट करता है, 2 साल में 1500 2000 करोड़ कम नहीं हो जाता है। तो इस बात का बड़ा रिग्रेट है, और अच्छी बात है कि आपके माध्यम से बात आज पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं टीम बॉन्डिंग प्रॉपर ना होना, या टीम के प्रति लीडरशिप ठीक से ना दिखाना, एक बड़ी कमी थी, जिसको दूर करने में मुझे करीबन 20 साल लगे, क्योंकि अब 28 साल हो रहे हैं बिजनेस करते हुए। तो 20 साल में जब मेरी मोटिवेशन जर्नी शुरू हुई, तब समझ में आया कि कमी हम दूसरों में ढूंढ रहे हैं तो कमी तो खुद में थी। बहुत बढ़िया बात कही आप। कमी हम दूसरों में ढूंढ रहे थे, कमी खुद में थी। तो गुस्से को ख़त्म किया, इरिटेशन ख़त्म किया, और वही टीम जो कल तक अजीब निगाह से देखती थी, वो टीम आज प्यार करती है, सपोर्ट करती है, खड़ी रहती है, परफॉर्म करती है, किसी भी टाइम साथ में रहती है। तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि ऐसी टीम रही, और मैं अपने अंदर सुधार कर पाया, और ऐसी टीम को लीड करके अब हम लोग फर्दर बड़ी जर्नी की तैयारी कर रहे हैं। आगे हम लोग भी देश के तमाम ब्रांड्स में और बड़ी रेवेन्यू के साथ आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये संभव सिर्फ हो पाया कि हाँ, ये समझ पाए हैं कि टीम को चलाने के लिए पहले खुद को बेटर करना पड़ता है। एक बहुत ही बढ़िया इंसाइट है, और बहुत ओपनली आपने शेयर किया है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अदरवाइज जनरली हम दूसरों पे डाल देते हैं, खुद पे नहीं डालते हैं। नहीं, सो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग है। 2-3 लर्निंग बहुत बड़ी हैं। एक तो सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि पहले ये गलती कर देता था कि मैं सुनता कम था और बोलता ज़्यादा था। तो फिर ये बात समझ में आई, डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, 2:1। तो 2 कान और 1 मुँह इसीलिए है कि सुनो ज़्यादा और बोलो कम। तो और जब आप सुनते हैं तो आप रिस्पॉन्स कर पाते हैं, जब आप सुनते नहीं तो आप रिएक्ट करते हैं। राइट। तो हमें रिस्पॉन्सिव बनना चाहिए, उसी से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और जब हम लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वो हमारे प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइट। फैंटास्टिक। सो नाउ कमिंग टू द कस्टमर्स, तो वहाँ आपने अपना जो प्रयागराज में चैनल बिल्ड किया, सो आप खाली अभी प्रयागराज में ही देते हैं एस्टेक ब्रांड जो डिस्ट्रीब्यूशन फर्म है आपकी, कि आप यूपी के और भी हिस्से कवर करते हैं, या सर इंडिया के और भी? मेजरली तो हम ईस्टर्न यूपी के टॉप परफॉर्मर हैं, और पिछले 28 सालों से हैं कि वहाँ के 17-18 ज़िलों में हम रेगुलर काम करते हैं। बट अभी रिसेंटली हमें WD के हम अलायंस पार्टनर बने हैं एस्टेक सिस्टम में। तो अभी हम 10 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। अभी एस्टेक सिस्टम को भी दिल्ली ला रहे हैं, सो दैट कि जो जिस काम को 28 साल लगे, वो अब हम तेज़ गति से, इंडस्ट्री की स्पीड से, देश की स्पीड से, कि देश की इकोनॉमी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। तो अभी तो आज की डेट में हिंदुस्तान एक बहुत ही हैपनिंग प्लेस है फॉर द बिजनेस। और आपने जहाँ से स्टार्ट किया सेलिब्रेटिंग बिजनेस, ये सेंटेंस मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एवरी सेलिब्रेशन इज डिपेंड ऑन मनी ओनली, एंड मनी कम्स फ्रॉम बिजनेस। राइट। सो दैट इज़ द प्रिसाइज रीज़न हम ये हमारा सीरीज़ चालू करने का, क्योंकि हमें लगता है कि जो आज इंडियन एसएमईज़ हैं, उनको इंस्पिरेशन जो है, जो आज 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ का काम कर रहे हैं, उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं, उनसे जो लर्निंग सीख पाएंगे तो मैं रिलेट कर पाता हूँ कि हाँ, ये मैं मेरे बिजनेस में भी ये गैप्स हैं या इस तरह के मेरे थॉट्स आ रहे हैं,
तो मैं अपने बिजनेस में कैसे इम्प्रूव करूँ? क्योंकि बहुत बार हम इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं या बड़े स्टार्टअप्स को देखते हैं तो वहाँ पे हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है ये अपने बियॉन्ड है। लेकिन जब इस तरह के जैसे आपने इनसाइट दिया, ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये तो हमारे भी बिजनेस में सेम प्रॉब्लम है। सो फैंटास्टिक। नाउ कमिंग टू द वेंडर साइड, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में रहता है वेंडर रिलेशनशिप। इसमें कुछ इंसिडेंट्स हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? हाँ, कुछ तो अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। एक तो मैं बहुत ही बड़े ब्रांड से पहले दिन से एसोसिएटेड हूँ, मोर देन 25 ईयर्स। हम उनका रिटेल स्टोर भी चलाते थे। लेकिन समहाउ एक दिन मेरे बगल में उन्होंने स्टोर खोल दिया, तो वो बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर रहा मेरे लिए। वो स्टोर अच्छा रनिंग स्टोर था, प्रोमिनेंट स्टोर था, 25 साल से हम चला रहे थे। हमारी पहचान उससे थी, उनकी पहचान उससे थी। बट उसने ये साबित किया कि प्रोफेशनलिज्म इज़ एवरीथिंग। इमोशंस एंड रिलेशनशिप समहाउ बिजनेस में कई बार पीछे हो जाती है। माइट बी, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन उसकी वजह से रिटेल बिजनेस से थोड़ा मोह भंग हुआ। तो वो तो लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम हमारे पास सैमसंग रिटेल स्टोर है मोबाइल का। वी आर रनिंग इट इन अ गुड वे और करीब 10 साल से चला रहे हैं। ये भी टर्निंग पॉइंट्स में है। अच्छा बिजनेस है, अपने आप चलता है, ऑटो मोड में चलता है। हमने एक लेनोवो स्टोर खोला था, वो हमें बहुत जल्दी बंद करना पड़ा। अच्छा, एक थ्योरी और भी है कि फेल फास्ट, फेल बिग, फेल फास्ट। राइट। तो मेरे को समझ में आएगा नहीं चलेगा, तो मैंने कहा भैया शट इट डाउन। उससे पहले और एक घटना बहुत बड़ी हुई थी। सोनी एक बड़ा नाम था, सोनी के लैपटॉप आए थे सोनी वायो। राइट। हम उसके रिटेल पार्टनर थे, फिर एक्सक्लूसिव स्टोर की बात हुई। फेलियर्स कहाँ कहाँ से आते, उस ज़माने में जब पैसे नहीं होते थे। 13-14 की बात है, हैंड टू माउथ, रोज बैंक के सामने खड़े हैं कि भैया कुछ दे दो, ओडी दे दो। ओडी भी नहीं हो पाती थी। डिफ़ॉल्टर कभी नहीं रहे, बट ट्रैफिक तकलीफ में हमेशा रहे कि पैसे की प्रॉब्लम ऑलवेज रही। तो स्टोर बनते बनते ये एक बड़ी बड़ी घटना है। एक कंपनी के साथ आप टाई अप करते हैं, वो बोलती हैं फलानी तारीख को हम आपका इनॉग्रेशन करेंगे, कंपनी के बड़े बॉस आएंगे। हाँ, सैमसंग वायो, सोनी वायो का हम एक बड़ा स्टोर खोलेंगे। ठीक है, बन रहा था अच्छा, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोर हम शहर का बना रहे थे। ये भी बात होगी 13-14 की या 12-13 की ऐसे। वो भी रीज़न था उस जो लॉस हुआ था, जो बिज़नेस डाउन हुआ था। एक दिन आते हैं कंपनी के साहब, फिनिशिंग पे स्टोर है, 2-4 दिन में ओपनिंग होनी है। कहते हैं कि सोनी ने वायो का ऑपरेशन इंडिया में बंद कर दिया है। सोचिए, एक लड़का जो अभी परिपक्व भी नहीं हुआ है, जो भी बिज़नेस चल ही रहा है भाई, 98 से 14-15 साल हुए बिज़नेस करते, और वो आके बता 17 लाख रुपए शोरूम बनाने में लग गए उस ज़माने में। केवल बनाने में, स्टॉक का कहीं पता नहीं, कंपनी का कोई सपोर्ट नहीं, कंपनी का कोई स्टेक नहीं, सिर्फ सोनी वायो एक बड़ा ब्रांड नेम। तो वो एक बड़ी घटना थी कि देखिए कैसे बड़े लोग अचानक डिसीजन ले लेते हैं, और हम लोग इस थ्योरी पे रहते हैं कि ढोते रहते हैं, कस्टमर को भी धोते हैं, टीम मेंबर को भी ढोते हैं। और तो ये बड़ा कठिन था, और उससे ये सीखने वाली बात थी कि धोना नहीं चाहिए। उन्होंने डिसीजन ले लिया, ये नहीं सोचा कि जिसका नया स्टोर बना रहे हैं उसका क्या होगा। राइट। बट दे टेक इन डिसीजन आउटराइट कि नहीं सर, वो तो हमने काम बंद कर दिया। तो वो एक बड़ा समझने वाली बात थी कि कोई डिसीजन कभी लेना हो तो फास्ट लीजिए। सो इसमें जो मतलब मैं लर्निंग जिस तरह से देख पा रहा हूँ कि बड़ी कंपनी होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट ये है कि वो आपको कितना सपोर्ट करती है इन हाँ, टर्म्स ऑफ वेंडर कोई कोई रिलेशनशिप के। नुकसान, कोई फ़ायदा नहीं किया उन्होंने, कोई कंपनसेशन नहीं दिया। दे नेवर रिग्रेट फॉर दिस। तो वो एक ये बात समझ में आ गई, यार एमएनसीज तो ऐसे ही हैं, और बस सीख ये सकते हो आप कि जब आपको कभी डिसीजन लेना हो तो आप तेज़ गति से लीजिए। राइट। हाँ, एक और मैं इंसाइट आपके साथ वेंडर एंड पे शेयर करना चाहूँगा। वो मेरे लिए बड़ी बात रही कि काफ़ी प्रोमिनेंट कंपनी है हिंदुस्तान की, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब मैं तो कहता हूँ 1 घंटे डिले हो जाए तो वो दे चार्ज इंटरेस्ट। तो अब उससे फ़ायदा क्या हुआ कि वो हमेशा, हम डिले हो जाते थे वो ब्याज लगा देते थे, हम डिले हो जाते थे वो ब्याज लगा देते थे। उससे फ़ायदा ये हुआ कि आज हम उनसे सीडीसी बिज़नेस करते हैं। उसने हमको इतनी लर्निंग दे दी, इतना सिखा दिया कि नहीं यार, वो 1 मिनट की देरी भी ना दुर्घटना है, और वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो हम पेमेंट में डिसिप्लिन्ड हो गए, और होते करते आज की डेट में हमारे ओवर ड्यूज़ बहुत कम होते हैं, और हम टाइमली पेमेंट कर पाते हैं। तो मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनको थैंक यू भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि क्यों सिस्टमाइज़ होना चाहिए, क्यों डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, क्यों कमिटमेंट आपके पूरे होने चाहिए। सही बात। तो ये भी उस वेंडर की मेरे लिए लर्निंग रही कि वो इंटरेस्ट चार्ज करते थे। अब हमने जो है अपने को इतना डिसिप्लिन कर लिया कि वी आर एबल टू गेट सीडीसी डिस्काउंट फ्रॉम देम। राइट।
सो ग्रेट। सो राइट, इनसाइट्स जो हैं वो वेंडर से, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस के अंदर। और अगर वेंडर आपको बता रहा है और आप उससे इंस्पिरेशन लेके सिमिलर फैशन में आप अपने कस्टमर्स को भी अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल डिसिप्लिन, हमने जब लास्ट पॉडकास्ट किया था एजिस के साथ, तो उस टाइम अतुल भाई और मनीष भाई ने भी हमसे यही शेयर किया था। आज वो 500 करोड़ प्लस टर्नओवर हैं, एंड वो अपने कस्टमर्स को भी एजुकेट करते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए, क्योंकि उनका मार्केट में रेपुटेशन वो है। तो जैसा आपने कहा कि एक वेंडर अगर फाइनेंशियल रेपुटेशन अपने नीचे कस्टमर्स में वो ट्रिगर कर पाए, तो ये पूरा चैनल जो है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आ जाता हाँ है। ऑब्वियसली, तो इसीलिए मैं उस बात को शुरू शुरू में तो ऑब्वियसली बुरा लगता था, लेकिन मैं आज की डेट में लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग में उसको मानता हूँ कि क्योंकि जब कोई चाबुक लेके खड़ा होता है ना, तभी आप अपने को बेटर कर पाते हैं। राइट। सो नाउ द फोर्थ पिलर, इफ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री रिलेशनशिप विद इन द इंडस्ट्री एसोसिएशंस में भी आप एक्टिव हैं, तो आप नेशनल और रीजनल दोनों लेवल पे एक्टिव हैं, किस तरह से? हाँ देखिए, ये भी एक बड़ा पैरेलल चलने वाली चीज़ रही कि प्रयागराज में एक दिक्कत आई 2000 के अराउंड, वेट्स एंड मेजरमेंट की रेट्स वगैरह होने लगी थी एमआरपी वगैरह के लिए। तो हम लोगों ने प्रयागराज इलाहाबाद कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन बनाई, एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं उसका फाउंडर मेंबर रहा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हम लोगों ने। फिर यूपी में टर्नओवर टैक्स और तमाम प्रकार की कुछ दिक्कतें आईं 2010-11 में या 10-12 में। तो फॉर्चुनेटली मैं फाउंडर मेंबर रहा, और अभी मैं पिछले काफ़ी टाइम से, करीबन 10 सालों से, उत्तर प्रदेश कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। एंड हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। और फिर जब 15-16 में ये ऑनलाइन का बूम आया, तो फाइटा एसोसिएशन बनी, ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन। फॉर्चुनेटली मैं उसका भी फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट रहा। तो मुझे ये सौभाग्य रहा कि अपने बिज़नेस के साथ साथ अपने बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एसोसिएशन की फॉर्मेशन में रहा। इन एसोसिएशन के माध्यम से लोगों की डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद कर पाए, और अपने आप को भी बड़ी ग्रोथ मिली कि ट्रैवलिंग करना, लोगों से मिलना, नई इंसाइट मिलना, और जो ब्रांड सिक्योरनेट भी आया वो कहीं ना कहीं इन एसोसिएशन की ही देन रही। जो सपोर्ट, इवन आपसे जो मुलाकात हुई, वो भी यहीं पर अपने एक पार्टनर हैं, तुरंत नाम नहीं याद आ रहा वितराग भंडारी। हाँ, बितराग भंडारी, मैं जब अहमदाबाद में मीटिंग के लिए आया था। तो एसोसिएशन या लोगों से मिलना जुलना हमेशा एक बड़ा फैक्टर है। मैं तो अपने यहाँ एक नारा देता हूँ, मेरे दिए हुए कई नारे नेशनल नारे बने। एक जो 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, ये नारा मैंने ही दिया था, प्रधानमंत्री जी को टैग किया था, योगी जी को टैग किया था कोरोना के टाइम पे। तो एक रहें सेफ रहें, ये हम लोग नारा देते हैं जब भी सामाजिक जगहों पे होते हैं। ये नारा भी अब नेशनल नारा बन चुका है। सो कम्युनिटी के लिए आप ये पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। हाँ जी, राइट। सभी जगहों पे हमें एक रहें सेफ रहें कि भाई हम सब टीम है ना, ऑलवेज वी आर टीम। राइट। अभी जो अगली बुक मेरी आ रही है, उसमें लास्ट पेज में, पिछली बुक में मैंने लिखा जिनकी ज़िंदगी में आज और अभी नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में कल कभी नहीं होता। इसमें मैंने लास्ट जो टैगलाइन लिखी, वो लिखा कि जी, अहम के वहम में ना रहें, अहम के वहम में ना रहें, हम में रहें, मैं में ना रहें। टुगेदर वी आर एवरीथिंग, अलोन वी आर नथिंग। Right, right. So these are great taglines for the community, right? So now coming to the travel, आपने एक पॉइंट बताया था कि ट्रैवल आप करते हैं, तो आप क्या एक्सटेंसिव ट्रैवल करते हैं, और अगर करते हैं तो आपके क्या इंसाइट्स रहे हैं ट्रैवल में? आप किस तरह से ट्रैवल को देखते हैं? ट्रैवल तो एक आपका बहुत कुछ देने वाला है। करेज देता है, बॉडी स्ट्रेंथ देता है, क्विक डिसीजन मेकिंग देता है, और जो सबसे बड़ी इंसाइट देता है, ह्यूमन बिहेवियर्स को आप समझ पाते हैं। लर्निंग, एक कंटिन्यूअस लर्निंग विदाउट गोइंग इन एनी क्लास, एनी फॉर्मल क्लास में गए बिना आप हर दिन हर वक्त कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं जब आप ट्रैवल पे होते हैं। राइट। कहीं ह्यूमन बिहेवियर सीख रहे होते हैं, कहीं बैड बिहेवियर से लड़ना सीख रहे होते हैं, कहीं फ़्लाइट मिस हो रही होती है तो उसको कैच करने के लिए किसी अच्छे बिहेवियर से कर पाते हैं, या फिर क्विक डिसीजन लेके दूसरी फ़्लाइट पकड़ते हैं, दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं। तो ट्रैवलिंग तो हमेशा से एक बड़ी लर्निंग की प्रक्रिया है जिसे लोगों को अपनानी चाहिए। ट्रैवलिंग फॉर लेज़र ओनली नहीं, ट्रैवल हर वक्त आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। और आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो ये उसी ट्रैवल का नतीजा है। ना मैं अहमदाबाद आता, ना आपसे मिलते, ना गुजरात में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर होता, राइट।
है ना। देवेश जी जो हमारे फाइटा के आदरणीय प्रेसिडेंट रहे, उन्हीं के साथ बैठ बैठ के ट्रैवल करके हमने ब्रांड सिक्योरनेस शुरू किया। अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनकी वो बात तो बताना बहुत ही ज़रूरी है। उतनी ज़्यादा मजबूती से कोई बात दिमाग में घर करने वाली पिछले 15 सालों में तो कोई नहीं आई। मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, हमारे बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर है अरुण रुंगटा जी, डिजिटल इक्विपमेंट, ही इज़ अ वेरी फैंटास्टिक पर्सन। बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो ऐसा बोल देते हैं कि शायद आप कभी नहीं भूलेंगे। तो उनसे बात हो रही थी कि सर लास्ट ईयर हमने एक्स अमाउंट किया है, इस साल हम 2x करेंगे, अगले साल 3x 4x, धीरे धीरे विल गेट अ बिग नंबर, बिग करोर्स। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले कि धीरे धीरे क्यों। तो ये बात जो है ना, इस बात, ये आज के युवा इसको फॉलो करते हैं, और हम 28 साल लेट हो गए। अब लेट नहीं होना है, धीरे धीरे नहीं। चलो ये भी फैंटास्टिक एनर्जी है। सो आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस, मैं ये कहूँगा कि 28 साल ही आप यंग एज लगते हैं, क्योंकि यंग आप माइंड से हैं और सीखने के मोड में हैं। जी। सो जो आपने पॉइंट कहा। सो अभी अगर सीखने की बात करें तो जो चेंजेस हैं पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड, क्या आपने चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं या आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस अडॉप्ट किए हैं, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ, देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो जैसा बताया ना, जब मेरे अंदर सुधार हुआ, जब मैंने बेटर किया, तो टीम पे डिपेंडेंसी लेवल बढ़ाई। और एक गलती बहुत लोग करते हैं, वो मैं नहीं करता, कि मैं जिससे इंटरेक्ट करता हूँ उसी से करता हूँ। जिसको जिस जिम्मेदारी डेलीगेट कर दिया, अब उसी को करना है। राइट। और हम इस लेवल पे अब आ गए हैं कि हमारे यहाँ व्हाट्सएप पे सारे काम होते हैं। हमारे टीम मेंबर्स, यदि हमने व्हाट्सएप कर दिया तो वो उसको देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और दे डू द थिंग्स। हमारे लेवल पे काम यही है। और ये बात मैं कहना भी चाहता हूँ कि फाउंडर्स, ओनर्स का काम क्या है, इस पे मेरा वीडियो भी आने वाले टाइम में आने वाला है, कि व्हाट इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाउंडर एंड ओनर्स। तो फाउंडर ओनर्स का सिर्फ एक काम है, वो है बिजनेस को बनाना, चलाने और बढ़ाने का काम है टीम मेंबर्स का। राइट। कितने बेहतर ढंग से आप टीम को मोटिवेट करते हैं, कितने बेहतर ढंग से टीम को आप इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, कितना आप उन पे बिलीव करते हैं, दैट विल डिसाइड योर डेस्टिनी। राइट। तो अब हम लोग यही कर रहे हैं कि टीम बना रहे हैं, टीम को एम्पावर कर रहे हैं, और ऑब्वियसली दे आर डिलीवरिंग। मेरा बहुत सारा बिजनेस, आप भी आज मेरे साथ पूरे दिन से ही हैं, आपने देखा होगा कि कॉल्स का लेवल बहुत लो है, और कि वर्क इज़ गोइंग ऑन, सारे बिजनेस हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो ये समझना चाहिए सभी ओनर्स को कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, यू आर नॉट अ सुपरमैन। राइट। आपको टीम चाहिए, और जितनी बढ़िया बेहतरीन टीम होंगी, जितने बढ़िया आप टीम चलाने वाले होंगे, उतना बढ़िया आपका बिजनेस होगा। तो साथ में आज एक बात मैं और बोलता हूँ, कि चूँकि हम टेक्नोलॉजी बिजनेस में हैं, लाइफ में भी होता है। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन, अडॉप्शन एंड री इनोवेशन। तो नए पुराने करते जाना है, नवीन पुरातन ही आपकी लाइफ साइकिल है। तो चीज़ों को इस करते रहे, तो आज की डेट में समय कैसे बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इज़ द ओनली सोल्यूशन। और इसमें आपके सॉफ्टवेयर वेजेंटा ने मेरे लिए चमत्कारिक काम किया। यद्यपि व्यस्तता के नाते सारे फीचर्स हर वक्त नहीं देख पाता हूँ, बट जितना देखा वर्थ इट है, और बहुत ही शानदार है। इससे हर रिपोर्ट तुरंत मिल जाती है, समय पे मिल जाती है। जो एनालिसिस में हमें समय लगता, किसी अपने अकाउंट्स के आदमी से या सीए से मांगना पड़ता, तुरंत में। एक फीचर जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दो फीचर एक्चुअली। एक तो आपका कि कितने कस्टमर साल भर में टर्न अप नहीं हुए, दूसरा मल्टी कंपनी रिपोर्ट्स इन वन स्क्रीन। राइट। तो ये दोनों चीज़ें ना बड़ी मेरे लिए बड़ी अच्छी है, क्योंकि मेरे 4 स्टेट्स में ऑफिसेज हैं, फिर चारों को अलग अलग देखना, उनको कैलकुलेट कराना है, किसी से कराना। अभी चारों सेलेक्ट कर लिया, फट से एक ही स्क्रीन पे आ जाता है। तो Right. मैजेंटा रॉक्स, एंड Great. थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग सच अ फैंटास्टिक सॉफ्टवेयर टू ऑल ऑफ अस। राइट। राइट। सो इट्स गुड टू सी कि आप जिस एज ब्रैकेट में हैं उसमें जो एडॉप्शन है टेक्नोलॉजी का, दिस इज़ फैंटास्टिक। और जो डेटा का यूज़ करके आप बिजनेस में बेनिफिट उठा पा रहे हैं, वी आर ऑल्सो हैप्पी टू हैव कस्टमर्स लाइक दैट। सो नाउ इफ़ यू मूव ऑन, कि आपका अभी फ्यूचर प्लान क्या है एसटेक और सिक्योरनेट को लेके? फ्यूचर प्लान बहुत सिंपल है, कि जो 28 साल की देरी हो रही है वो नहीं होना चाहिए, एंड वी आर ऑन फास्ट मूव।
और जैसे कि बताया WD का डिस्ट्रीब्यूशन, हम दोनों काम कर रहे हैं। हम अपने ब्रांड को भी बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक पुश प्रोडक्ट जिसको हमें बेचना है, दूसरा पुल प्रोडक्ट WD है और भी प्रोडक्ट हैं, इनको भी हम नेशनल लेवल पे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो एस्टेक सिस्टम अभी तक एक रीजनल प्लेयर था, एक मेरी और थ्योरी है आज की डेट में जिसको मैं फॉलो करता हूँ और शायद दुनिया सारे ग्रोथ माइंडसेट के लोग करते होंगे या करना चाहिए, कि अभी समय है, यदि आप लोकल हैं तो रीजनल हो जाइए, रीजनल है तो नेशनल हो जाइए, और नेशनल है तो इंटरनेशनल हो जाइए। सही है। तो फॉलोइंग दिस थ्योरी हम लोग भी एस्टेक सिस्टम को रीजनल से निकाल कर नेशनल बनाने की तैयारी में। सिक्योरनेट ऑलरेडी नेशनल ब्रांड है, इसको हम लोग आगे इंटरनेशनल पे देख रहे हैं। खुद की बड़ी आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे वर्कआउट कर रहे हैं, अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल्स थिंग्स आर देयर। तो जल्दी ही 6-8 महीनों में आपको हमारी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी दिखाई देगी, बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हाउस दिखाई देगा। तो सो दैट कि हम ये बता सकें कि एक टियर 3 टियर 4 सिटी से निकल कर, और आज भी हमारा हेड ऑफिस प्रयागराज ही है। प्राउडली वी से दैट वी आवर हेड ऑफिस इज़ फ्रॉम प्रयागराज, इज़ प्रयागराज ओनली। जिससे कि लोग ये जो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी किसी चीज़ की मोहताज है, वो सिर्फ एक चीज़ की मोहताज है, वो है आपका हौसला। बराबर। अपॉर्चुनिटी किसी और चीज़ की मोहताज नहीं है। यदि आप में हौसला है, आप में कुछ करने की चाहत, हिम्मत है, और लोगों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि हौसला विदाउट टीम विल नॉट वर्क। सो ग्रेट। सो छोटी जगह से बड़ा ब्रांड बिल्ड करना स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है, विच वी आर लर्निंग फ्रॉम यू। एक माइंडसेट की बात है, और ट्रैवल आप जिस तरह से एक्सटेंसिवली करते हैं, सो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करता है और आगे बढ़ने में। फैंटास्टिक। सो नाउ आपकी ये जो जर्नी रही, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, आप साथ में मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भी आपने यूट्यूब पे मेरे ख्याल से करीब 250 से प्लस ज़्यादा वीडियोस हैं आपके। जी। तो क्या रीज़न है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बने? इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो मुझे रिग्रेट है, जो वॉरेन बफेट को है कि 10 साल में उन्होंने निवेश किया, जल्दी करना चाहिए था, तो मुझे रिग्रेट है कि मुझे 28 साल क्यों लगे इस 100 करोड़ की जर्नी में, जबकि मेरा लक्ष्य 2020 था। तो मैंने एनालाइज़ किया कि प्रॉब्लम कहाँ थी। टीम बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में डिले, अपने आप को बेटर ना करना, अपनी लर्निंग को सीमित रखना, दीज वेयर द रीजन्स जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ में टाइम लगा। और मैं अपनी मोटिवेशनल सेशंस, यूट्यूब वीडियो, वाई ऑर्डनरी और आने वाली किताब हाउ टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के माध्यम से चाहता हूँ कि इस देश में कोई भी ऑर्डनरी बिजनेस पर्सन ना रहे, सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हों। ये अलग बात है कि एनीबडी हु इज़ डूइंग बिजनेस ही इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, राइट। बिकॉज बिजनेस चूज जब आप करते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो ही जाते हैं बिजनेस में, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं होता। राइट, बहुत अनसर्टेनिटी को फेस यस, करना तो पड़ता है। बिजनेस करने वाले हर व्यक्ति को मेरा सैल्यूट है, क्योंकि वो जिस देश को चलाने का कार्य तो करता ही है, देश और दुनिया को, लेकिन अपने आप के लिए भी वो राह चुनता है जो फिक्स नहीं है। राइट। इसलिए हर बिजनेस पर्सन को मेरा सैल्यूट है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होने के लिए। और मेरे आने वाली किताब हाउ टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खरीदने के लिए मैं प्रेरित करूंगा कि खरीद के पढ़ें, तो बहुत सारी इंसाइट उनको मिलेगी बिजनेस के बारे में, लाइफ के बारे में, ग्रोथ के बारे में, और वो मेरी तरह डिले नहीं होंगे। सो ग्रेट। सो इतना सब टाइम निकाल पाना, वी मजेंटा सेलिब्रेट्स द स्पिरिट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। एंड आप तो एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा जब वीडियोस भी हैं, बुक्स भी हैं, और जिस तरह का आपका एसोसिएशन में भी एंगेजमेंट है, सो फैंटास्टिक। मतलब एक आदमी की क्या पोटेंशियल है, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है इन टर्म्स ऑफ इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैरी करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी ऑफ द थिंग। सो अगर हम मुड़ के देखें, लुकिंग बैक एट द जर्नी, सो क्या चीज़ें थी जो इनसाइट्स, ऐसा कुछ और भी हैं जो आपने अभी तक नहीं शेयर की है, कि जहां आपकी लर्निंग्स आप शेयर करना चाहेंगे? या मैं ऐसा कहूँ कि क्या चेंजेस हैं जो आपको लगता है कि आपको पहले ही स्टेप्स ले लेने चाहिए थे, वो चेंजेस जो आपने डिले हाँ, मैं किए? बोला ना कि टीम बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके। मोर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स। क्योंकि एक गलती और करते हैं हम लोग, वही धीरे धीरे वाली बात जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने बोली कि धीरे धीरे कर लेंगे। तो धीरे धीरे, तो मैं तो आज ये बात कहता हूँ कि अगर 1 करोड़ रुपये महीने भी हम कमाएं, तो 1 साल में 12 करोड़ कमाएंगे, 10 साल में 120 करोड़ कमाएंगे, तो भी तो 500 करोड़ की कंपनी नहीं बना पाएंगे, राइट। तो भी तो 500 करोड़ की वर्थ नहीं हो पाएगी। राइट। रादर देन गोइंग फॉर दैट कि जो आज के युवा कर रहे हैं इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड इकोनॉमी में, कि आप भी फास्ट मूविंग चलिए, अपने पे भरोसा करिए, और बड़े विजन मिशन के साथ
बड़ी फंडिंग के साथ, बड़े अरेंजमेंट्स के साथ काम करिए। हाँ, ऑब्वियसली बिजनेस तो उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा कि बिजनेस की जो 3-4 चीज़ें बेसिक हैं वो होनी चाहिए। राइट, प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपेंडेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें होंगी तभी ये सारी चीज़ें काम करेंगी, वरना नहीं करेंगी। राइट। So great. Thank you so much, Shiv Shankar ji. Once again, it was fantastic interacting with you. और जल्दी ही जब सिक्योरनेट नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे और एग्रेसिवली जाएगा, एंड आप वी विश यू great IPO also in future, maybe in 4-5 years or more. But anyway, our wishes are that आप बहुत फास्ट ग्रो करें और इस एज में आप इंस्पिरेशन बने, ना कि आपकी एज ब्रैकेट के बिजनेस पर्सन्स के लिए, बट यंग बिजनेस पर्सन्स के लिए भी. So thank you again, once again, for coming and sharing so much failures about your life and how you learned, and इतना openly आपने जो share किया है, it is just a fantastic experience for us. थैंक यू सो मच विकास जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि अपने आप से मिलना कठिन काम होता है। और ये आपने एज की 2-3 बार बात बोली, तो मुझसे और भी लोगों ने बोला, और शहर में तो लोग सब जानते हैं भगवान कृपा से ठीक ठाक बिजनेस है, वहाँ पर मेरा 60% मार्केट शेयर में वहाँ पर रखता हूँ अपना। तो क्या ज़रूरत है इस एज में, कैसे करेंगे? तो मैं ऐसे देखा उनकी तरफ, फिर मैंने कहा यार 17 साल छोटा हूँ मैं KFC वाले से, 17 ईयर्स यंगर देन KFC वाला, तो अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, Right. और कभी भी कुछ लेट नहीं होता, इट्स नेवर लेट। और मेरा बिजनेस इतना ऑटोमेटाइज हो गया है कि अस्टेक सिस्टम में मेरे लिए कोई रोल ही नहीं है, मेरी टीम को मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तो कुछ तो नया भी करना पड़ेगा। Right. चलो great. So this is looking from a completely different. So KFC ने 70 years में अपना 67 years में बिजनेस स्टार्ट किया था, एंड फैंटास्टिक. सो यही जो आपका देखने का नज़रिया है, ये मोटिवेट करता है, और ये आप रेगुलर अपने चैनल पे भी शेयर करते हैं. जी, जाते जाते मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ श्योर. कि अकाउंटिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग पे बहुत काम करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम पे लगातार काम करना चाहिए, और जितने परसेंट ग्रोथ चाहते हैं उतने परसेंट ही फंड्स इनफ्लो का भी अरेंजमेंट करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, ऑर्डर्स आ जाते हैं, लोग सप्लाई नहीं कर पाते। राइट. तो एक थ्योरी ये भी है कि नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस, क्योंकि सक्सेस के लिए हम लोग इंफ्रा बनाने में मिस हो जाते हैं। राइट. कि ऑर्डर मिल गया, माल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, तो जितनी ग्रोथ आप प्लान कर रहे हैं उतनी ग्रोथ के हिसाब से इकोसिस्टम जरूर वर्कआउट करिए, कि जब ज़्यादा टीम आएगी तो कहाँ बैठेगी, जब टीम ऑर्डर आएगी तो कैसे सप्लाई होगा। राइट. तो जब हम इस इकोसिस्टम पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा बिजनेस बनाने में हमें कोई नहीं रोक पाएगा, एंड विल सेलिब्रेट ईच एंड एवरी सक्सेस ऑफ आवर बिजनेस। So thank you so much, celebrating business together with Vikas. Thank you so much.